वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम बात करेंगे हमारी नई सीरीज़ के बारे में, जो कि एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ है। कई लोगों की डिमांड थी कि एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की जाए, तो इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारे इस सिलेबस को रखा जाए, और टॉपिक्स जितनी जल्दी हो सके और जितना डेप्थ के साथ हो सके इसको क्लियर करें, प्रीलिम्स को फोकस में रखते हुए। तो अपना फीडबैक दें, और हम स्टार्ट करने वाले नई सीरीज़, इसके वीडियोज़ रेगुलरली अपडेट होंगे। और हमारा जो न्यूज़पेपर प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ में ये इंटरनल है। और एक और अपडेट, जो पिछली हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो मेंस ओरिएंटेड है, तो हर हफ्ते एक वीडियो आएगा और उसमें क्वेश्चंस और वीडियोस जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री के इंट्रो में पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए। हम सबको पता है कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि पिछले 2 साल में क्वेश्चंस कम आए हैं, पर कोई ऐसी वजह नहीं है कि आगे भी कम आएंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 1995 का है, पर बहुत बेसिक है, कि वाई हु द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू पीपल ऑफ हिंद या फिर इंडिया, या जो कि कहा जाता है, हमें किससे शुरू हुआ, किसने पहले हमें या फिर इंडिया या फिर हिंदू का नाम, जो धर्म हमारा है, वो नाम स्टार्ट किया। तो काफ़ी सिंपल सा है, ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज एंड अरब्स। बट बेसिकली ये हल्का ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया नाम या फिर हिंदू नाम वो ग्रीक्स की वजह से आया है या फिर रोमन्स की वजह से आया है। तो वैसे इसका आंसर होगा ग्रीक्स, बट अक्सर हम इसमें हो जाता है, क्योंकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की नहीं होती है। तो हमारी ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की इन छोटी मोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखेगा, और जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है हम उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने का। सो स्टार्ट करने की वजह ये है कि आप अगर कहीं से भी सोर्सेज पे जाएंगे तो ऐसी चीज़ें नज़र से छूट जाती हैं। हम फोकस करेंगे कि इनको साथ रखने का। तो अब पहले बात करते हैं कि सीरीज़ में क्या क्या कवर करने की कोशिश होगी। हम इस सीरीज़ को एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड सिलेबस है, तो आपको पता नहीं होता कितना कवर करना है। तो हमारा जो बैरोमीटर होगा वो होगा एनसीईआरटी, क्योंकि उसके ही सोर्सेज को सही माना जाता है। तो हम एनसीईआरटी फोकस करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा हमें करना है वो एडवांस के थ्रू करेंगे। सारे ब्रॉड टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। हाँ, और एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि हिस्ट्री अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग होती है, पर अगर आप इसको ठीक से करें तो ये मज़ेदार भी हो सकती है। और हम ट्राई करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें इसके, ताकि हमारे लिए हमारी एक्यूरेसी बेटर हो जाए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो तो करनी है, हमें पता चली जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ये वाला, कि वही हिंदू वाला, तो हमारा ग्रीक्स इसका आंसर है। और क्योंकि हम हमारा पहले उनके साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ या ट्रेड स्टार्ट हुआ, व्यापार, तो उन्होंने कहा कि जो इंडस के साइड में है वो हिंदू हैं। तो हमारा हिंदूज जो हमारा नाम पड़ा, और फिर उससे इंडिया या इंडस जो भी था, हमारा पूरा जो पर्सपेक्टिव आया, पूरे नाम का पूरा जो स्टोरी है वो इस तरह से है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब एक क्वेश्चन है कि इन संस्कृत प्लेज रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पोक विच लैंग्वेज। तो अब देखिए, संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड सौरासिनी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो काफ़ी दिक्कत होती है। खैर, इसका आंसर आपको पता है, अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्राकृत है। अब पहला पॉइंट है कि प्राकृत ही क्यों है, वाई प्राकृत। तो हम कोशिश करेंगे ये आंसर करने का अपनी सीरीज़ के थ्रू। सो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, अशोका को जनरली किस नाम से उसके इंस्क्रिप्शंस में पहचाना जाता था? चक्रवर्ती, धर्मवेदा, धर्मकृति या प्रियदर्शी। तो इन सारे टॉपिक्स पर अगर ध्यान दें तो ऑप्शन ऑब्वियसली इसका आंसर डी, प्रियदर्शी है, जो बहुत फेमस है कि इनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी पता हो कि धर्मवेद क्या होता है, चक्रवर्ती क्या होते हैं, या धर्मकृति क्या होता है। अगर ये रियली कोई टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये होते हैं, तो हमें चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए, ताकि अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसे आंसर कर पाएँ। हमारी कोशिश होगी इस पूरी सीरीज़ में कि सारे टॉपिक्स और जो भी क्वेश्चन आएँ, जो ऐसे टर्म्स है छोटे मोटे, वो क्लियर हो जाएँ, छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पहले देखिए, 2011 का क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन है। इट वॉज, जो कहा गया स्टेटमेंट्स थी, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिडंट डोमिनेट द सीन। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, विच इज़ ट्रू। तो बेसिकली स्टेटमेंट ये करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सेकुलर, वो उसके बारे में क्या सही है। तो पहली बात ये कि ये सेकुलर सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इसमें रिलीजियस एलिमेंट थे पर डोमिनेट नहीं करते। दूसरी बात है कि इस टाइम में कॉटन जो था वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्सटाइल में काम आता था। तो कौन सा इसमें सही है? तो अगर हम इस आंसर को, अभी हम इसको छोड़ देंगे, अभी हम इसको आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इस आंसर को करने से पहले कि भाई सिविलाइजेशन होती क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अब सिविलाइजेशन किसी को कैसे कह दो कोई सभ्यता है, वो तभी कहलाएगी जब वहाँ पे एक
उनकी एक स्क्रिप्ट हो। कोई भी सिविलाइजेशन बिना स्क्रिप्ट के, कोई भी अगर एक टाउन है, एक शहर बसा हुआ था ऐतिहासिक, तो वो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता तभी मानी जाएगी जब उसमें एक लैंग्वेज होगी। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आप समझ पाएंगे, अच्छा सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पे आपको रिटन लैंग्वेज हुई। तो ये क्लियर सी बात आ गई। उसी तरह सेकुलर में टर्म में क्या है, फिर आपका हिस्टोरिकल कॉटन प्रोडक्शन कहाँ होता था हिस्टोरिकली। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। पर जब हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तब हम इसके बाद इस पर दोबारा आएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो। तो पहली बात कि इंपॉर्टेंट क्यों है भाई हमारे लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। पर इसके अलावा भी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के लिए। तो पहली बात कि हमें पता चलता है कि दुनिया डेवलप कैसे हुई इन टर्म्स ऑफ क्या व्यापार था पहले, फिर कैसे बढ़ा। इंडिया इज पिन पॉइंट, बहुत सेंट्रल लोकेशन दुनिया को जानने के लिए, चाहे वो सिल्क रोड हो, ट्रेड हो, मसाले हो, कुछ भी हो, इंडिया का हर जगह बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पांचवी सबसे अ, सभ्यता मानी जाती है जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उससे पहले भी हमारी जो हिस्ट्री रही है काफ़ी लंबी रही है। तो हम ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे कई सारी रेसेस आती थी, क्रूसिबल ऑफ वेरियस रेसेस, जैसे आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, हुनाज या टर्क्स थे। तो ये सब यहाँ पर आए और इन रेसेस के मिलने की वजह से एक विशेष तरह के यहाँ कल्चर शुरू हुआ। यहाँ पे कई धर्मों का जन्म हुआ, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म। और ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो पिकुलियर स्ट्रक्चर है, यानी पिकुलियर नहीं, जो कह सकते हैं कि जो इसकी विशेषता है इस देश की या इस सभ्यता की, वो हमें पता लगता है जब हम इसकी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम इससे सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वर्तमान में जो भी हो रहा है उसके इतिहास में उसके निशान छुपे होते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। सो बेसिकली ये पॉइंट है जो उतना डिस्कस करने के लिए नहीं है, मेंस ओरिएंटेड है। पर हाँ, बेसिकली ये है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चलेगा हम आए कहाँ से हैं, हमें पता चलेगा दुनिया डेवलप कैसी हुई, दुनिया का ट्रेड, व्यापार, मॉन्यूमेंट्स जो भी हम देख रहे हैं वो कैसे है, आज हम जिंदगी जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, हर चीज़ कैसे, लैंग्वेज हमारी कैसी डेवलप हुई, हर चीज़ हमें पता लगती है यहाँ से। तो अभी हम इस स्टेट पे पहुँचे कैसे जहाँ हम हैं, मतलब हम जो ऐसे ये इस कल्चर ऐसा है वो ऐसा क्यों है। इसका बेस्ट डेफिनेशन है ये थाली। कहा जाता है इंडिया इज एक राइटर है रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ सैलेड बॉल और अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। डिफरेंट कल्चर्स अमेरिका में आते हैं और एक हो जाते हैं अमेरिकन कल्चर की तरह। इंडिया में अलग अलग कल्चर आते हैं और वो अलग अलग रहते हैं पर एक साथ रहते हैं, मतलब उनकी अपनी आइडेंटिटी खोती नहीं है। किसी चीज़ को आप कुकर में डालो, सारी सब्जियां मिलके एक जगह बन जाएंगी पॉट के अंदर, सारी सब्जियां गई, सब एक सब्जी बन गई आपकी, सब कुछ खत्म हो गया। पर इंडिया में कि एक वो थाली है, मतलब हर चीज़ की अपना अलग फ्लेवर है। जैसे ये चावल है, ये लेट्स से चिकन है, और ये आपकी जो भी है आलू पूड़ी जो भी है आपका, सब कुछ है, सबका अपना अलग फ्लेवर है। पर वो एक इंडिया जैसी थाली के अंदर है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया कि इंडियन कल्चर इज़ लाइक अ थाली जिसमें कई सारे फ्लेवर्स हैं और सब इंटैक्ट हैं, अपने आप में है। मतलब यहाँ पर मुस्लिम कल्चर्स भी अडॉप्टेड हैं, हिंदू कल्चर से अडॉप्शन है, बुद्धिज़्म कल्चर है वो भी है, यहाँ पे हुन आए वो भी कुछ छोड़ के गए, कुशान आए वो भी कुछ छोड़ के गए। हर एक कल्चर का एक पार्ट रह गया। हम अपनी ज़िंदगी को जिस तरह जीते हैं वो हम अपने इतिहास से देखें तो आज जो हमारा ये कल्चर है जहाँ पर हर एक धर्म का कुछ ना कुछ है, वो इस वजह से क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है। तो ये जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है इस वजह से कि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, इसलिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात है कि स्टेट ऑफ कल्चर जो हमारा है वही हमारी डिफरेंट रेसेस जो थी वो इंटरमिंग्ड हुई, कई सारे रिलीजन साथ आए, नया फूड, क्विजीन, कल्चर, लाइफस्टाइल फॉर्म हुआ, नई लैंग्वेजेस फॉर्म हुई। जो मतलब इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रेसेस और कल्चर्स एक साथ आके मिले, हर जगह के लोग आए। वो क्यों आए? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी थी। अब ऐसी ज्योग्राफी क्यों थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक इंट्रो है तो हम सब कुछ कवर करेंगे। इन रेसेस कैसे मिले, कौन सी रेसेस आई, तो सब कुछ कवर होगा। तो बेसिक इंट्रोज में हम जानते हैं कि जो है वैसा ऐसा क्यों है, ये हमने समझ लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कब इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, इस टर्म से आपको कुछ याद आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल यही कहता है इंडिया डेट इज़ भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है। मैंने इसको उल्टा लिखा है क्योंकि भारत हमारा पहला ऐतिहासिक नाम था, भारत जो कि इंडिया है। अब हमारा नाम भारत क्यों पड़ा या हमारा नाम इंडिया क्यों पड़ा? दो नाम में बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया पहले भी। तो इंडिया तो इसलिए पड़ा क्योंकि भाई हम सिंधु नदी की तरह रहते थे तो हमें हिंदू कहते थे या फिर उसको इंडस कहते थे इंग्लिश में। तो इंडिया जो इस साइड इंडस के पीछे रहता था उसको इंडिया कहा जाने लगा, भारत जो कि इंडिया हो गया। सिंधु रवि से नाम आया, इंडस रवि से नाम आया, और एक भारत ट्राइब था। भारत नाम क्यों पड़ा? भरत ट्राइब थी जिसके डिसेंडेंट को भरतवंशी कहा जाता था, उन भरतवंशियों के देश को भारत कहा जाने लगा। फिर से देखते हैं, सिंधु नदी के बाहर जो लोग रहते थे तरफ के पार, उन्हें सिंधु या फिर हिंदू कहने लग गए। उसी तरह जो उसको दूसरी भाषा में इंडस कहते थे तो यहाँ वालों को इंडिया कहने लग गए इस ज़मीन को। और भरत ट्राइब के जो भरतवंशी थे, जो उस ट्राइब के जो उस
ट्राइब के डिसेंडेंट से उन्हें भरतवंशी यानी उस जगह को भारत और वहाँ के लोगों को भरतवंशी कहना स्टार्ट हुआ। ये 3 बेसिक नाम है जो हमें पता होना चाहिए, हालांकि बहुत बेसिक है, पर जैसा कि आपको पता है वो क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कि अब ग्रीक्स की वजह से हमारा नाम इंडिया पड़ा, तो ग्रीक्स में इंडस नदी, ग्रीक में इंडस कहते थे सिंधु नदी को, या फिर तो उससे से हमारा नाम इंडिया पड़ गया। अब भरतवंशियाँ, तो भारत वंश जो आया वो कहाँ से आया, तो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो, तो इंट्रो के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब स्टोरी ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। भारतवर्ष जो हमारा नाम था वो एक एंशियंट ट्राइब के नाम पर आया, जो कि भरत ट्राइब, भरत महान राजा के जो उसके उत्तराधिकारी हुए, जो उनके बाद उनकी जनरेशन आगे बढ़ी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है चक्रवर्ती, इसे चक्रवर्ती भी कहते हैं। तो चक्रवर्ती मतलब हो गया कि कौन से राजा को आप चक्रवर्ती कहते हैं। जो हमारे पिछले मिला था अशोका, क्या चक्रवर्ती था या प्रियदर्शी था? आंसर प्रियदर्शी था, पर चक्रवर्ती नहीं था। पर चक्रवर्ती क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चक्रवर्ती उन राजाओं को कहते थे जो कि कोशिश करते थे कि उनका किंगडम जो है हिमालय से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, और कहते थे कि ये पूरा एरिया जो उनके अंदर आता है उन्हें कहते थे चक्रवर्ती। तो 2-3 राजा हुए जिनका ही एम्पायर इतना बड़ा हो पाया, जैसे अशोक की एम्पायर थी, या अकबर की एम्पायर थी, या कुछ हद तक समुद्रगुप्त की थी। या फिर अगर सिर्फ नॉर्थ इंडिया कवर किया जाए तो माना जाता है कि हर्षवर्धन का भी एम्पायर इतना बड़ा था कि पूरा नॉर्थ इंडिया कवर था, पर उसे भी चक्रवर्ती कहा गया कई एरियाज में, कई जगह पर असली चक्रवर्ती 3 तरह के माने जाते हैं, जिनका एक कवर्ड था पूरा हिमालय से लेके ब्रह्मपुत्र तक, जो रीजन उन्होंने कवर किया हुआ था, वो थे अशोक, अकबर और समुद्रगुप्त के टाइम में। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बेसिक हैं, अंडरस्टैंडिंग से पहले हम आगे हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि स्टोरी ऑफ इंडिया हमारे आगे बढ़ती है कि हमारा सोशल सिस्टम काफ़ी पिकुलियर था, जो ऑफकोर्स है कास्ट सिस्टम का एग्जिस्ट नहीं करता था, पर कास्ट सिस्टम की वजह से कई चीज़ें हुई जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई। जैसे कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी जो आज है उसको इंटैक्ट रखा। हमें जो हिस्टोरिकली पहले जो कास्ट सिस्टम था, जो कि वर्ण सिस्टम था, और जो आज है वो काफ़ी चेंज है, और वो कैसे चेंज हुआ और क्यों बदला, किस प्रकार से बदला, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे स्टोरी ऑफ इंडिया में वेरियस लैंग्वेजेस की बात आती है कि लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई, क्यों हैं। अब फॉर एग्जांपल प्राकृत का जिक्र पहले आया था उस एमसीक्यू में। प्राकृत से और संस्कृत, ये 2 लैंग्वेज एक सी हैं, पर प्राकृत क्या है और क्यों शूद्र और औरतें ही गुप्त अंपायर में प्राकृत बोलती थी, संस्कृत नहीं बोलती थी? क्योंकि संस्कृत एलीट की लैंग्वेज थी और शूद्रास को बोलना अलाउड नहीं था या पढ़ना अलाउड नहीं था, वो 2 प्राकृत बोलते थे या पाली बोलते थे। ये लैंग्वेज जब जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ तो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। क्यों इंपॉर्टेंस रखती थी वो जानने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब आगे कौन सी लैंग्वेज कौन बोलेगा इसका भी सिस्टम था, मतलब एलीट कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे। तो इसकी वजह से इंडिया का जो सोशल सिस्टम था काफ़ी पिकुलियर सा था। पिकुलियर मतलब थोड़ा आप इसको अजीब, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में कह सकते हैं। कुछ चीज़ें डिफाइंड थी, सरप्राइजिंगली पिकुलियर था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में पता कैसे है? सबसे पहली बात खुदाई होती थी, डिगिंग से। आपको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगेगा कहीं की? आप खोदोगे भाई यहाँ से पहले कोई कैसे रहता था, फिर उससे पहले कोई कैसे रहता था। तो खोदने के 2 तरीके होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आपको क्रोनोलॉजिकली पता चलता है, और हॉरिजॉन्टल में आपको क्रोनोलॉजिकली पता नहीं चलता, पर आपको वास्टनेस पता चलती है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई है। अब अगर वर्टिकल डिगिंग की बात करें तो इंडिया में ये सस्ता होता है, तो हमेशा यही फॉलो किया जाता है। इसलिए हमें क्रोनोलॉजी तो पता चल गई कि अगर आप सीधी खुदाई करें कहीं से, जैसे आप ये आपकी ज़मीन है और आपने क्रोनोलॉजिकल खुदाई की ऐसे, तो इस वजह से आपको पता चला कि यहाँ पर कोई एम्पायर रही होगी, मतलब पहले नीचे वाली होगी, फिर इसके बाद ये कुछ लोग आए जो यहाँ बसने लग गए, तो इसके तो बाद ही आएंगे ना, इसलिए इससे ऊपर है, मतलब इस पॉइंट से ऊपर यहाँ दूसरा पॉइंट बसा है, इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट जो है ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 के बाद ही आए होंगे, तभी तो इससे ऊपर है। मिट्टी गिरी होगी इस रीजन में, तब आके बसने लगे। तो आपसे अगर आप सीधी खुदाई करते हो तो वो क्रोनोलॉजी पता चल जाती है कि पहले कौन सा रहा होगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले रहा होगा। ये सस्ता पड़ता है कि आप एक ड्रिल करते ना, को पता लग जाता है, पर इंडिया में सस्ता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही होता है। जैसे लेयर्स हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सी है। पर वर्टिकल अगर आप करोगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो आपको एक्सपेंस पता चलेगा। ये अगर हॉरिजॉन्टल खुदाई आप यहाँ से यहाँ तक करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये एम्पायर का विड्थ कैसा था, कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे रहे होंगे। पर इतनी खुदाई करने के लिए आपको लेयर बाय लेयर काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी महंगा होता है। इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता, इस वजह से हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ वर्टिकल का ही मैक्सिमम है, और वो कवर करता है क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट, पर पूरी पिक्चर नहीं बताता कि डेवलपमेंट किस हद तक हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। अब जो कंस्ट्रक्शन है हमारा एंशिएंट इंडिया का, जैसे हम पढ़ते हैं वैसा कैसे है? हमने डिगिंग की, डिगिंग से हमें पता चला कि भाई ये क्रोनोलॉजी है, थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी पता चला कि अच्छा ये सब है, पर वो हमें वैसी उसकी जो हमारे एंशिएंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, पहले ये सिस्टम था, पहले वो था, हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया, कंस्ट्रक्शन कैसे हुई उसकी। तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ कि हमने एक्सकेवेटेड साइट्स जो थी, जो खुदी हुई जगह थी, उनसे पता लगा। पर अब वहाँ भी अगर अपना से क्वेश्चन पूछें आप कि भाई
खुदाई की हमें पता लगा इंडिया कैसा है, पर एक देखेंगे तो खुदाई का मैक्सिमम रीजन जो है वो राजस्थान, गुजरात या फिर नॉर्दर्न एरिया, बिहार, यूपी के एरियाज़ में आता है। बिहार को भी नहीं, यूपी के एरियाज़ में आता है, फिर राजस्थान गुजरात में आता है, और वेस्टर्न रीजन जैसे धोलावीरा वगैरह गुजरात का एरिया सब कवर करता है। आखिर यही क्यों होता है, वाई इज इट सो? तो इसका रीजन है कि यहाँ ड्राई क्लाइमेट है। गैंगेटिक प्लेन्स, बंगाल और बिहार के रीजन, नॉर्थन यूपी के बाद का जो एरिया है वो डेल्टाइक रीजन है। बेसिकली बंगाल डेल्टाइक रीजन है, उसके आसपास का एरिया है वो सारा थोड़ा ज़्यादा गीला है, और ड्राई क्लाइमेट चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। अगर कोई भी, अगर आपका पुराना चीज़ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो इन क्लाइमेट्स में ज़्यादा आराम से प्रिजर्व रह सकती है, वो ड्राई क्लाइमेट में। और डेल्टाइक रीजन में क्या होता है, कोरोसिव इम्पैक्ट होता है, मतलब वहाँ जंग लग जाता है चीज़ों को, चीज़ें सड़ जाती हैं तो जल्दी ख़राब होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइंडिंग कहाँ हुई, हमारे इस रीजन में हुई है। तो कंस्ट्रक्शन जो एंशिएंट इंडिया का, वो बेसिकली इन साइजेस, इन एरिया से हमें पता लगता है, नॉर्थर्न रीजन से। क्यों? क्योंकि यहाँ का ड्राई क्लाइमेट था, प्रिजर्वेशन आसानी से हो गया। डेल्टाइक रीजन जो होता है वहाँ पे पानी और वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ कोरोसिव इम्पैक्ट होता है, मतलब चीज़ों में जंक लग जाता है यहाँ, इसलिए वहाँ से फाइंडिंग्स कम हुई। एक्सकेवेशन हमेशा इसी रीजन में ज़्यादा हुए हैं, और हमेशा एक्सकेवेशन हमारे अक्सर हॉरिजॉन्टल हुए हैं, सॉरी वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल इस टाइप से नहीं हुए। ठीक है, तो हमें एक्सपेंस ठीक से पता नहीं है, पर हमें क्रोनोलॉजी पता है। तो आगे चलते हैं, हम एक्सकेवेट करते क्यों हैं भाई? ये तो पता लगा एक्सकेवेशन वहाँ हुआ, एक्सकेवेशन होता क्यों है? एक्सकेवेट करते क्यों? एक्सकेवेट इसलिए करते हैं कि हमें कुछ जानना है, हमें क्या जानना है और हमें क्या जानने को मिला। ठीक है, हमें जानने को मिला कि लोग जीते कैसे थे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली किस चीज़ की? पॉटरी की, क्लोथ्स की, सील्स की, पैटर्न की, उनका स्टैंडर्ड क्या था, किस तरह की ज़िंदगी जीते थे, उनके सोशल कस्टम्स क्या थे। उन कस्टम्स को पढ़ के हम पता कर पाएंगे कि अच्छा ये कस्टम वहाँ से आया, फिर इसमें क्या क्या बदलाव हुए, और हम जो प्रेजेंटली फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा कस्टम है, रिलीजन क्या है, क्या सिस्टम है। तो इससे हमें इवोल्यूशन का पता चलता है। और कैसे पता चला? क्योंकि हमने एक्सकेवेट किया तो भाई पॉटरी मिलेगी आपको, कुछ पॉटरी मिल गई, कोई चीज़ बनी हुई, उनके कपड़े मिल गए, उनके सील्स मिल गए, सील्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बिज़नेस कैसे करते थे, या एमुलेट्स मिल गए, उनका जो पैटर्न है, जो अर्बनाइजेशन पैटर्न है, या फिर जैसे वो रहते थे उसका पैटर्न मिल गया, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं आज के टाइम में, उनकी डेवलपमेंट का पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में एक बरियल सिस्टम यूज़ होता था, जहाँ पे आदमी के साथ ही साथ उसके वेपन्स, पॉटरी जो भी था उसके ग्रेव्स में डाल के घेर के उन्हें उसी जगह गाड़ देते थे, जिससे, और एक पत्थर रख देते थे बड़ा सा उसके सामने, जिसे मेगालिथ कहते हैं। अब पहली बात, मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ मतलब होता है वो बड़ा सा पत्थर जो कि आर्टिस्टिक यूज़ के लिए किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है आर्ट दर्शाने के लिए। बड़ा सा पत्थर होगा, उस पर आपने कुछ फूल वूल बना दिए इस टाइप से, तो सॉरी ये तो कुछ और ही बन गया, पर जो भी बन गया, ऐसे कुछ फूल वूल आपने बना दिए, तो इसे कहेंगे मोनोलिथ। एक बड़े से पत्थर पे कुछ बना दिया। और वो लोग क्या करते थे, पत्थर के पीछे किसी को अगर कोई मर गया तो उसको गाड़ देते थे, उसके साथ उसका सारा सामान जो भी था सब गाड़ देते थे, और आगे एक पत्थर पे कुछ बना दिया, तो उसे मेगालिथ कहते हैं नॉर्मली। बट मेगालिथ जो खुद में मेगालिथ है वो होता है कोई ऐसा बड़ा सा पत्थर जिसपे कुछ आर्टिस्टिक काम किया गया हो। पर जो साउथ इंडिया में था, बरियल होता था, उन सबको लोगों को उसके साथ गाड़ दिया जाता था, उनके कुत्तों बिल्लों की, कुत्ते बिल्ली कह रहा हूँ मैं, मतलब जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स या पॉटरी या वेपन्स या कुछ होते थे। बात यह है कि अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो आप इससे एक चीज़ सीख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया का बरियल सिस्टम था वो इजिप्शियंस की तरह था। इजिप्ट में जहाँ ममीज हुआ करते थे वहाँ भी उनके साथ सब कुछ गाड़ दिया जाता था, इस उम्मीद में कि, तो इससे पता चलता है कि बिलीफ काफ़ी हद तक सिमिलर थी एंशिएंट टाइम्स में। तो ऐसी चीज़ें हमें पता लगती है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ये ध्यान रखें इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि मेंस के आंसर में आपको बहुत काम आएगा ये, क्योंकि हम अक्सर नज़रअंदाज कर लेते हैं और वहाँ हमें याद नहीं रहता। अब आगे बात चलते हैं इसके बाद। अब हमें इन्फो क्या मिला, हमने इन्फो कैसे मिला, हमें पता चलेगा कैसे रहता है, हमें किस चीज़ों से मिला। तो हमने जैसे बात की थी, सिक्कों से मिलेगा, कॉइन से, डिगिंग एक्सकेवेटेड साइट से मिलेगा, या फिर पॉटरी से मिलेगा। तो कॉइन से भी हमें ज़्यादा मिलेगा कि वहाँ कौन थे, किस टाइप से था। एक्सकेवेशन करेंगे हमें पता चलेगा शहर कैसे बसा हुआ था, और पॉटरी से पता चलेगा उनके जीने का स्टाइल क्या था। अब जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक बैलगाड़ी टाइप लग रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अच्छा इन्होंने इन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, इन्होंने टायर वो पहिए का आविष्कार कर लिया था, इसलिए तो बनाया इन्होंने। तो उस टाइम के बारे में हम ये बता सकते हैं। अब ये सिक्के देख के पता लगेगा अच्छा यहाँ पर ये मूर्ति किसी की है, तो अच्छा ये किसी पर्टिकुलर धर्म के क्या फॉलो करते थे। यहाँ एक्सकेवेशन में हमें ईंट मिली तो पता चला अच्छा उन लोगों ने ईंट डेवलप कर ली थी। तो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात, डिगिंग मतलब आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है? साइंस विच इनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर। मतलब सिस्टमेटिकली जो हमें पुराने मिले हुए जो अवशेष हैं उन्हें हम खोद के हम पता कर पाएँ कि कौन से लेयर हैं, और हम एक आइडिया लगा पाएँ कि वहाँ की मटेरियल लाइफ कैसी हुआ करती थी। उस साइंस को आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी इज दैट साइंस विच इनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन सिस्टमेटिक लेयर्स
टू फॉर्म एन आइडिया रिगार्डिंग द मटेरियल लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कि खुदाई की और आपको पता चला कि सिस्टमेटिकली खुदाई, ताकि आप आइडिया लगा पाए कि सिस्टमेटिक वहाँ लोग कैसे जिया करते थे, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी कर ली भाई, तो मैं पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा वो एज कितनी पुरानी है, कौन से समय की है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉलन एनालिसिस करते हैं। पॉलन एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम प्लांट या एनिमल के जो रेजिड्यू होते हैं उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इससे जो राजस्थान कश्मीर की वेजिटेशन है इसका पता लगा, तो पता चला कि 600 BC से भी पुरानी है ये। तो इतनी पुरानी आपको उसका पता लग गया कि अच्छा ये इस टाइम की है। अब इसके बाद वाले आपको मिलेगा, अच्छा पहले ये थे, पहले यहाँ ये लोग रहते थे, फिर उसके बाद वाला प्लांट का आपको रेजिड्यू मिला, या फिर आप कार्बन डेटिंग के भी अब तरीके आ चुके हैं, उससे भी किया जाता है। या फिर बोन्स ऑफ एनिमल्स, सॉरी, बोन्स ऑफ एनिमल मतलब कि जानवरों की हड्डी से पता लग जाता है उनको डोमेस्टिकेट किया था या नहीं। तो इन चीज़ों का पता हमें यहाँ से लगता है। ये आगे बढ़ते हैं। अब कॉइन्स की बात आती है। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हिस्ट्री को जानने के लिए। स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, सिक्कों की पढ़ाई को, मतलब आप कैसे उसको पढ़ते हैं, उसके अध्ययन को। अंदर इंस्क्रिप्शंस होते थे। अब इंस्क्रिप्शन मतलब हमें पता चला किस राजा का है, कौन राजा था वहाँ का, कौन रानी थी, कैसे वहाँ पे डेवलप हुआ, क्या सिस्टम था, ये अब सिक्का देख के बता सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी सिक्कों में देखा था। और कॉइन्स की खास बात होती है कि वो ये भी बताते हैं कि वहाँ सिस्टम, मतलब वहाँ की स्थिति कैसी थी। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या लेड के पहले कॉइन्स चलते थे इंडिया में, आपको पता लग जाएगा कौन से राजा के टाइम में कौन से मटेरियल कॉइन चलता था, उससे आपको पता लगेगा कि वो मटेरियल वहाँ मिलता था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बर्न्ट क्ले कॉइन्स, ये मिलते थे मोस्ट ऑफ द टाइम कुषाण पीरियड में। वो दिखाता है कि इस टाइम में बर्न्ट क्ले कॉइन्स यूज होते थे और गुप्ता पीरियड में वो खत्म हो गए थे। और हाँ, कुषाणा पीरियड में जो कनिष्क के राजा था उसने गोल्ड चलाया था, गोल्ड के सिक्के, और काफ़ी हद तक वो चले थे। तो ये बताते हैं उस टाइम में गोल्ड था पर बाद में नहीं थे, मतलब इसके बारे में पता लगा अच्छा उस टाइम में गोल्ड खत्म हो गया होगा, ऐसी बात है। और हाँ, उस टाइम में ये भी पता लगता है कि हमें काफ़ी घड़े मिलते हैं पैसे से भरा हुआ, तो इंडियन और रोमन कॉइन्स मिलते हैं। बात यह है कि क्या लोग पहले के टाइम में बैंक तो होता नहीं था, लोग सब कुछ एक अपने किसी घड़े में किसी चीज़ में डाल के ज़मीन के अंदर गाड़ते थे ताकि कभी ज़रूरत मिलेगी तो निकाल लेंगे। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि पुराने पैसे लग के कुछ लोग मर गए, तो हमें खुदाई में मिले, तो हमें पता लगा अच्छा उनके साथ इंडियन के साथ रोमन सिक्के भी हैं। उससे क्या पता लगा कि ये लोगों का रोम के साथ था। फिर आपको रोम में इंडियन सिक्के मिले या कहाँ चाइना में मिले, इससे पता लगता है अच्छा इनका इंडिया संबंध था या फिर यहाँ ट्रेड होता था। तो कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। और कॉइन से आपको खास बात, कॉइन से आपको ये पता लगता है कि इंटरपोलेशन नहीं होती इनमें, मतलब आपको इसमें भर नहीं सकता बीच में, किसी टाइम के सिक्के चाहे उसी टाइम के सिक्के मिलेंगे आपको। और अक्सर पंच मार्क्ड कॉइन होते थे उस टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं। कैटलॉग्स पे होते थे कॉइन्स के, होते हैं आज के टाइम में। कैटलॉग्स मतलब आप जमा करके रखते हैं कि इस राजा के टाइम का ये कॉइन था और म्यूजियम में रखा है, जैसे कलकत्ता में या फिर लंदन में भी इंडिया से उठा के ले गए थे अंग्रेज। और आप इकोनॉमिक और हिस्ट्री जान पाते हो इसकी वजह से, अच्छा कौन सी इकोनॉमी थी, किसके साथ ट्रेड था, कहाँ कहाँ मिले सिक्के, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ कॉइन्स गिल्ड्स भी देते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गिल्ड्स और मर्चेंट्स और गोल्डस्मिथ भी अपने अपने कॉइन्स निकालते थे। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कॉमर्शियल बॉडीज़ जो थी, ठीक है, जो श्रेणियाँ थी उनकी व्यापारियों की, वो भी अपने सिक्के निकाल सकते थे। दिखाता है कि कितने महत्वपूर्ण थे कि उनको राजा सिक्के निकालने देता था। तो ये क्वेश्चन भी प्री में आते हैं, मतलब आ सकते हैं। तो आपको कैसे आएंगे, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, पर याद रखिए अच्छा जैसे क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या सिर्फ गोल्डस्मिथ और जो कमर्शियल माउल्स थे वो क्या अपने गिल्ड्स थे वो अपने सिक्के निकालते थे, ए बी हो गए, क्या कैटलॉग्स कॉइन्स के मिलते हैं, सी हो गया, क्या क्या सिर्फ राजा अपने कॉइन्स मिंट करता था। तो आप बता सकते हैं कि नहीं, तीनों में से तीसरी स्टेटमेंट गलत है, दो स्टेटमेंट सही है। तो आप 1 और 2 आंसर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बाद में पछताते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्राफ्ट और कॉमर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका ये दर्शाता है, ये मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि गिल्ड्स जो होते थे मर्चेंट्स के, वो आपको सिक्के इशू कर सकते थे। इससे क्या पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट था उनका क्राफ्ट, कि उनको अब मौका मिलता था कि आप सिक्के खुद से बना लो। और गुप्ता मौर्य के समय में बहुत सारे सिक्के मिले, इसका मतलब है कि उनके टाइम में ट्रेड फ्लॉरिश कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि जब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हो। तो मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए भी ज़रूरी है, याद ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपका निशान छोड़ देती है, वैसे कॉइन्स, जिससे हम पता लगता है कि अवशेष उनके, कॉइन्स भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस अक्सर इंटरपोलेशन फ्री होते हैं। इंटरपोलेशन मतलब उस पर कोई बाद में कुछ नहीं भर पाता, ठीक है, कि आज आपने लिख दिया फिर उस पर इंटरपोलेट करके आपने मान लीजिए किताब लिखी, जैसे महाभारत या रामायण किसी टाइम में लिखी गई, पहले कहा जाता था उसमें कुछ वर्सेस थे, जैसे 4000 5000 वर्सेस थे काव्य में थे, उसके बाद किसी और ने 4-5 कुछ और लिख के पेज जोड़ दिया। तो हिस्ट्री जो बाद की होगी तो आप 200 साल बाद पढ़ रहे हो, आपको लगा यार ये तो इतनी मोटी किताब है, असल में जिसने लिखी थी तो 200 पेज ही लिखे थे, तो उसको बाद में बढ़ा दिया, किसी और ने डेटा अपना जोड़ दिया।
तो कॉइन्स में क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन, ये कॉइन्स जैसे इंस्क्रिप्शन जो होते हैं इसमें इंटरपोलेशन नहीं होता, ये फ्री होते हैं इससे, क्योंकि बाद में उसमें कुछ भर नहीं सकता। और इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई, ठीक है। और न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों की पढ़ाई, सिक्का इज अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स आर अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को एपिग्राफी करते हैं और कॉइन्स की पढ़ाई को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और जो कि इंस्क्रिप्शन के अंदर पुरानी भाषा लिखी हुई है, ओल्ड राइटिंग या फिर रिकॉर्ड्स, उसको पैलेलियोग्राफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे टर्म्स लोग भूल जाते हैं अक्सर। आगे चलते हैं, इंस्क्रिप्शंस किस पे होते हैं। इंस्क्रिप्शंस सील्स पे हो सकते हैं, स्टोन्स पे हो सकते हैं, पिलर्स पे, रॉक्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, दीवारों पे, कुओं पर, कहीं भी हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, वो बताते हैं कि भाई उस टाइम में क्या हुआ था, लोगों ने कुछ बना दिया, कुछ फोटो खींच दी, कुछ लिख दिया, तो आपको पता लगा अच्छा उस टाइम में ऐसा ऐसा काम हुआ करता था, पोइट्री कोई लिख दी, कोई पिक्चर बना दी, कुछ ड्रॉ कर दिया, तो आप इंस्क्रिप्शन पढ़ लेते हो। इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को क्या कहते हैं, उसके अंदर जो राइटिंग्स होती है उसको कहते हैं पैलेलियोग्राफी। इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को कहते हैं एपिग्राफी, और कॉइन की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। खास बात, कॉइन्स आर इंस्क्रिप्शंस, ओके। Study of coins is called numismatics, study of inscription is called epigraphy, and study of old writings in that inscription is called paleography. Important points है, आगे हम रिवाइज करेंगे, पर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस जो थे हमारे, वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं, उसके बाद संस्कृत में मिलने स्टार्ट होते हैं, और 9th और 10th सेंचुरी के आसपास लोकल लैंग्वेज में मिलने लगते हैं। ये हमें क्या दिखाता है कि भाई पहले प्राकृत में मिलते थे, आम लोग प्राकृत में लिखते रहते थे, बाद में संस्कृत भी यूज होने लग गई। 9th-10th सेंचुरी के आसपास अलग अलग तमिल, तेलुगु सब में मिलने लग गए इंस्क्रिप्शंस। अब देखते हैं टोपोग्राफिकल लिस्ट इन साउथ इंडिया, मतलब कि एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको इंस्क्रिप्शंस की, अगर आप रिकॉर्ड वहाँ जो जमा, क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकली रिकॉर्ड से जमा नहीं होते थे इंस्क्रिप्शंस के, पर वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक टोपोग्राफिकल लिस्ट मिलती है साउथ इंडियन रूलर्स की। और इंडिया में 50,000 से ऊपर इंस्क्रिप्शंस है, वो दिखाते हैं कितनी ज़्यादा हमारा रिच कल्चर रहा है। और खास बात, हड़प्पा इंस्क्रिप्शंस को अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, देर येट टू बी डेसिफर्ड। और हड़प्पन्स अपने इंस्क्रिप्शंस में सिंबल्स यूज़ करते थे इजिप्शियंस की तरह, कि कुछ बनाना है, कुछ सूरज जैसे कुछ दिखाना था, वो सूरज बना दिया रोशनी टाइप्स, इस तरह से कीड़े दिखाने के लिए, जो इजिप्शियन यूज़ करते थे। यहाँ भी हमें दिख रहा है कि कितना संबंध था इन दो कल्चर्स के आसपास, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस आदमी का नाम है जेम्स प्रिंसेप। अब इसको याद करिए, आपको पता होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ भी चुका है, और कई एग्जाम्स में आता रहता है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए कि जेम्स प्रिंसेप कौन है। इस फोटो को देख लीजिए, बंदा आपको अच्छे से याद रहेगा, अगर याद नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन, फिर हमारा इंस्क्रिप्शन कंटिन्यू करता है। इंस्क्रिप्शन में एक खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, जो अशोकन टाइम में थी या उससे पहले भी थी। और एक और स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब खास बात यहाँ एक पॉइंट छूट गया मेरा, कि इंस्क्रिप्शंस में आपको राइटिंग जो है, जो आपकी भाषा है, स्क्रिप्ट है, उसको भी इंस्क्रिप्शन में गिना जाता है, क्योंकि वो भी एक रिकॉर्ड है लिखा हुआ। तो इंस्क्रिप्शन में कई सारी स्क्रिप्ट होती थी, खरोशी, ब्राह्मी, ये सारी फेमस स्क्रिप्ट हैं। और ब्राह्मी जो थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़कर हर जगह ब्राह्मी ही यूज़ होती थी। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ग्रीक और अरमियक यूज़ होता था। वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उन रीजन्स पे बैक्टीरियंस या फिर जैसे ग्रीक्स थे तो वहाँ आते जाते रहते, तो वहाँ ग्रीक्स का यूज़, ग्रीक भाषा की स्क्रिप्ट का यूज़ होने लग गया, फिर अरामिक का यूज़ होने लग गया। लेकिन मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल करती थी ऑल ओवर इंडिया। अब इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता इस चीज़ से लगा कि भाई अशोक की जो अपनी स्क्रिप्ट होती थी, ब्रेम, वो जो इंस्क्रिप्शन कहीं पिलर्स विलर्स कुछ भी डाले, उसमें अक्सर वो ब्राह्मी का यूज़ करते थे, जो उनका मेन स्क्रिप्ट हुआ करता था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने अक्सर 4 स्क्रिप्ट का फॉलो किया है, ब्राह्मी, अरमियक, ग्रीक और खरोष्ठी। ये दिखाता है कि 4 स्क्रिप्ट फॉलो की जाती थी इंडिया में पहले टाइम में, पर ब्राह्मी वॉज द मेन स्क्रिप्ट। अब सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल स्क्रिप्ट इसका कहाँ मिलता है इंस्क्रिप्शन का, हड़प्पास का मिलता है, जो कि 2500 BC के आसपास है, लेकिन अभी तक डेसिफर नहीं हुआ है। अब ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो हमें नॉर्मली मिलता है, वो जो हमारा डेसिफर्ड है, वो अशोकन पिलर है 3rd सेंचुरी BC का, जो कि फिरोज शाह तुगलक को मिला था मेरठ में, जिसको उठा के दिल्ली ले गए थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने डिसाइफर किया था, इसको डिसाइफर किया था इसी बंदे ने, जिसकी फोटो मैंने आपको भी दिखाई, इसने, इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इसने इसको डिसाइफर किया था, इसको याद कर लीजिए। और हाँ, इंस्क्रिप्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों की नहीं, राजा ने अपना बखान कर दिया, कुछ बता दिया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे या ग्रांट दिए जाते थे किसी को, वो भी लिखे जाते थे, या फिर चीफ्स या प्रिंसेस के द्वारा। जरूरी नहीं कि राजा ही करेगा, लोग भी करते थे, या फिर मॉन्क्स को या प्रिस्ट को या टेम्पल्स को जिन भाषाओं में दिया सभी भाषाओं में लिख देते थे। अच्छा, 4 भाषाओं में लिख दिया, हमने इसको इतना दिया ताकि उनका नाम, उनकी ख्याति हो। यहाँ तक कुछ आपने ही दान कर दिया। आप अगर पहले कुछ बहुत अमीर आदमी है पहले के टाइम में, अपना अपना इंस्क्रिप्शन बना दिया, मैंने इतने इतने ब्राह्मणों को इतना इतना दान दिया, इस टाइप से। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रमन का, इसमें
संस्कृत का यूज़ किया गया है, क्योंकि पहले प्राकृत और पाली का यूज़ ज़्यादा होता था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी यूज़ हुई लैंग्वेज, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में टॉपिक पॉइंट है तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा क्या है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त की है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की खास बात है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने लिखा है अपने भी बारे में, और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अगर हमें नहीं मिलता तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कम पता होता। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की वजह से कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ पता है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की एक और खास बात है, जो पिलर है इसकी इंस्क्रिप्शन की, इसमें पहली इलाहाबाद जो पिलर है वो असल में अशोक ने लिखा था, उसके ऊपर अपने इनग्रेव किए थे अपने बारे में। फिर ये समुद्रगुप्त को मिला, उसने वहाँ भी कुछ कुछ ऐड कर दिया। फिर ये जहांगीर को मिला, वहाँ उसने भी कुछ कुछ ऐड कर दिया। उसे कहते हैं इंटरपोलेशन हो गई। तो एक ही को कई लोगों ने यूज़ किया अपनी अपनी बातें बताने के लिए। तो दिखाता है कितना महत्वपूर्ण होता है एक पिलर या फिर एक इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शंस मर्चेंट के द्वारा और इनके द्वारा भी, आर्टिसन के द्वारा भी दिया जाता था। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको मुझे बतानी है। ऑफकोर्स हमने डिस्कस कर लिया। दिखाता है कि वो कितने, उनको भी था कि फ्री थे कि हाँ भाई तुम भी लिख सकते हो। उनकी ख्याति बढ़ती, हिस्टोरिकल अकाउंट में उनका नाम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि वो कितने, उनको भी ऑटोनॉमी थी, कुछ काम वो खुद भी करते थे, उनका भी क्या महत्व था समाज में। अब अगली बात है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उसमें संस्कृत यूज़ की थी, हमने पहले बात कर ली। ए होल इंस्क्रिप्शन है जो चालुक्य किंग पुलकेशिन II ने लिखी थी, बहुत फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी किसकी है ये। मैच द फॉलोइंग में अक्सर क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक है फिर लास्ट में आग्रहास। आग्रह मतलब हो गया वो लैंड जो कि हर टैक्स से फ्री है, जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, लर्न ब्राह्मण। इनको जो भी मिलता था कि भाई ये जो ब्राह्मण्स थे उनको मिलता था, कोई टैक्स नहीं होता था, तो उसे आग्रह कहते थे। उस तरह की ग्रांट होती थी। इसको भी आप इंस्क्राइब कर लेते थे कहीं पर वो। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक हमारा पॉइंट्स था जो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इतना पढ़ लिया, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक भी लगता है कुछ लोगों को, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आगे कैसे कवर करें, हाउ टू कवर द एस्पेक्ट ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट रिविजन टाइम। रिविजन टाइम, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड। अब आप बताइए मुझे, आपने भी पढ़ा है कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं, पैलेलोग्राफी कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, हाइयोग्राफी कहते हैं। अब आपको चारों पता होना चाहिए। फोकस हमारा ये है कि इसमें इसको छोटा छोटा टॉपिक बनाया इस लेक्चर को, ताकि आपको एग्जैक्टली याद रहे कि कौन सा पॉइंट क्या था। अब आंसर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर है क्या। इसका आंसर है ए। ए क्या था? ए था एपिग्राफी। मैंने आपको खास तौर पे बताया था एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मेटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, पैलेलोग्राफी इज स्टडी ऑफ ओल्ड लैंग्वेज और स्क्रिप्ट रिटन इन इंस्क्रिप्शन। और वही पैलोग्राफी मतलब है कि जो सिस्टम था, राइटिंग सिस्टम जो आप डेसाइफर करते हैं हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट से, उसे पैलोग्राफी कहते हैं। और हेगियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ सेंट्स, मतलब मान लो कि जो साधु संत है, आप उनकी, साधु संत मतलब जो आप आपके महान लोग हैं उस टाइम के, उसको पढ़ेंगे, उसको हेगियोग्राफी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिविजन के लिए। अगला पॉइंट, विच अर्लिएस्ट स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिसिफर्ड टिल डेट इन इंडिया। खरोष्ठी, अरमियक, ब्राह्मी, हड़प्पन, कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। सबसे पुरानी है, यहाँ आप कच्चा खा जाएंगे, आपने हड़प्पन लिखा तो ये अगर आपका गलत हो जाएगा। क्या है? ब्राह्मी। आगे चलते हैं। और ये रही ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऐसी हुआ करती थी। तो ये डिसाइफर किसने की थी? अगला क्वेश्चन बताइए, याद कीजिए। वही बंदा जो वहाँ मिला था, जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं। विच आर द वेरियस टूल्स विच इनेबल अस टू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। ये हमारा मीन्स का क्वेश्चन है, जिसको आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ये अपना काम करना है, आपको खुद से कोशिश करनी है समझने की या पॉइंट्स जुड़ाने की, क्या ऐसे चीज़ें हैं, क्या टूल्स है जो हमें मिले। कुछ हमने डिस्कस किए, कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टूल्स आपको याद आते हैं? लिटरेसी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, इनग्रेविंग्स हो गई, पॉटरी हो गई। आपको और सारा लिखना है। 200 वर्ड्स में कोशिश कीजिए इसको आंसर करने का। मेन्स को ध्यान में रखते हैं, बेसिकली कुछ भी लिखिए, बेसिक्स से होना चाहिए। और हम इसको बाद में और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अब आपको पता चलेगा कि विच सोर्स इज मोर रिलायबल टू नो अबाउट एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन है, कौन सा सोर्स ज़्यादा रिलायबल है? क्या पिलर ज़्यादा रिलायबल हैं या सिक्के ज़्यादा रिलायबल हैं? तो कहा जाता है कि वो सोर्स सबसे रिलायबल होता है जिसमें कम इंटरपोलेशन होती है। इंटरपोलेशन मतलब होता है अंतर्वेशन। वही मैंने आपको पीछे बताया, इंटरवेशन मतलब नया डेटा डाल देना किसी चीज़ में। जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था जो अशोका का था, बाद में समुद्रगुप्त ने भी इसमें ऐड कर दिया अपनी बातें, और जहांगीर ने भी ऐड की। तो आपको इन तीनों का डेटा मिला। पर कोई चाहे एक राजा ने कुछ जीता, अगले ने उसको फिर हरा के कुछ वहाँ चेंजेस कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉइन्स जो होते हैं बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरपोलेशन करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है, इलाहाबाद पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है, और कौन से सोर्स मोर रिलायबल होते हैं। तो आपको जब आंसर आए अच्छा कौन सा रिलायबल है, तो यार कि अच्छा ये सोर्सेज हैं, क्या इस पर इंटरपोलेशन हो सकती है, कंपेरेटिवली कम जिसमें हो सकती है, आप उसको टिक करेंगे। अब भाई हमारी ये सीरीज़ अब जारी रहेगी। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा कोर्स। आज के टॉपिक हमारा इतना कवर किया हमने। आगे कोशिश करेंगे बाकी चीज़ें कवर करने की, जो भी हमारा टॉपिक बच जाता है।
जैसे अभी हमने लैंग्वेजेस कवर नहीं किया ठीक से, वो क्या है, और फिर जियोलॉजी कवर करेंगे, और ये पूरा टॉपिक हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री कवर की जाए विद प्रैक्टिस एंड सब कुछ। तो अपना फीडबैक देना जरूर जारी रखिए। हम कोशिश करें कि नई सीरीज़ स्टार्ट किए, दूसरी सीरीज़ है जो नई स्टार्ट हुई अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो अपने व्यूज़ और व्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने व्यूज़ दीजिए। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाह जो भी आप हमें फीडबैक्स दे रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाए अपने सिस्टम में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और क्या इसमें कमी है और क्या इंप्रूवमेंट है वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे आगे भी जारी रखने का। और अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस यहाँ रह गए, जैसे मेंस का क्वेश्चन है या मैंने पीछे 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको जब हमारा ख़त्म होगा ये पूरी सीरीज़ तो हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें सब कुछ याद रहे। और अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने ध्यान से इस वीडियो को नहीं पढ़ा। तो आपको पीछे जाके कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो फिर आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।